अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आज हम थर्ड लेक्चर अपना आगाज़ उसका करने जा रहे हैं। मैं नोट पैड खोल लूँ पहले। जी, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है बुक के लिहाज से, चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में देखा था, और हमने साथ साथ ये देखा था कि लीनियर सर्किट्स क्या होते हैं और नॉन लीनियर सर्किट्स क्या होते हैं। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर कोई सर्किट लीनियर है तो उसमें करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर सर्किट नॉन लीनियर है तो फिर करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व या ऐसी लाइन होगी जो कि स्ट्रेट नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं लीनियर सर्किट एलिमेंट्स। एक लीनियर सर्किट में जो एलिमेंट्स होते हैं, और मैं मुख्तसर बता दूंगा, वर्सेस नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट्स। जी, सैयद मोहम्मद कुछ कहना चाह रहे हैं, कहें। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सर आई वांट टू आस्क 2 क्वेश्चन। जी जी फरमाएं। What is the meaning of variable in physics? And second is, sir, you wrote to determine electrical variable of a circuit. And then third question, non-linear function. A non-linear function has a variable rate of change. What is the meaning? Okay. The first question is that what is the meaning of variable? Variable means which a quantity which could have different values at some different time instants. ये तो बड़ा बहुत ही बेसिक सा है, वेरिएबल कैसे कहते हैं और कांस्टेंट कैसे कहते हैं। वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो टाइम के साथ या किसी पैरामीटर के हिसाब से चेंज हो रही हो, ऐसी क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है या ऐसा पैरामीटर होता है जो कि चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो एक चेयर, आपके घर में कोई भी चेयर मौजूद हो, उस चेयर का साइज़ जिसे वॉल्यूम कहते हैं, अगर आप उसे एक दिन बाद देखें, 4 दिन बाद देखें, तो आपको उसके साइज़ या वॉल्यूम में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, उसे कहेंगे कांस्टेंट। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें, हम अपने रूम का टेम्परेचर मेजर करें, तो सुबह के वक्त कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, शाम में कुछ और होता है, तो वो टेम्परेचर जो है उसको हम कहेंगे वेरिएबल, क्योंकि वो वेरी कर सकता है, वो चेंज हो सकता है। तो वेरिएबल जो है वो ऐसी क्वांटिटी या पैरामीटर होता है जो टाइम के लिहाज से या किसी और पैरामीटर के लिहाज से चेंज हो सकते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो आई डोंट नो, और दूसरा क्या था, मैं थोड़ा भूल गया, कौन सा क्या क्वेश्चन था? The second is to determine electrical variable of a circuit. And third question is written, a non-linear function has a variable rate. जी What is the तो difference of- राइट। सो जब हम सर्किट्स की बात करते हैं तो सर्किट्स में कुछ वेरिएबल्स होते हैं। मैंने बताया वेरिएबल्स उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो चेंज हो सकते हैं। तो सर्किट में आमतौर पे करंट होता है, करंट वेरी कर सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। पावर, रेजिस्टेंस, इस तरह की वोल्टेज, इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ सर्किट्स में जो चेंज हो सकती हैं। वोल्टेजेस, करंट, पावर, रेजिस्टेंस, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल। तो किसी सर्किट में अगर हम इन क्वांटिटीज़ को मालूम कर रहे हों तो इसका मतलब है कि हम सर्किट के वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं या डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है,
और चलिए मैं एडमिट कर दूँ जी। राइट, मेरा ख्याल है ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। आई एम सॉरी, मैं फिर भूल गया, लास्ट आपका क्या था? आखिरी सर क्वेश्चन। ओके ओके चलिए आई गॉट इट। ओके 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 ओके, चले ओ राइट। थैंक। So, okay, you are welcome. Right. So, linear circuit elements versus non-linear circuit elements क्या होते हैं, ठीक है? तो जो सर्किट लीनियर सर्किट्स होते हैं और नॉन लीनियर सर्किट्स, इनमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। और इनमें क्योंकि हमारा ताल्लुक लीनियर सर्किट से होगा तो खैर हम इसको ज़्यादा एक्सप्लिसिटली देखेंगे। तो आमतौर पर जो लीनियर सर्किट्स होते हैं उसके अंदर हम यूज़ करते हैं रेजिस्टर्स, ठीक है? रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं जिसका सिंबल आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में, इंटरमीडिएट में कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा फाइन कर देता हूँ। इस तरह का सिंबल होता है। नॉर्मली इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है? इसके अलावा हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स के लिए हम नॉर्मली इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। दो पैरेलल लाइन होती है, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा होगा। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है, ठीक है? इसके अलावा इंडक्टर्स होते हैं, आपने सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा इस तरह की कॉइल होती है, ठीक है? और इंडक्शन का यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है, एच से लिखते हैं। और वोल्टेज सोर्स यानी जहाँ से हमें वोल्टेज मिल रही हो, ठीक है, स्पेसिफिक वोल्टेज, आमतौर पे ये प्लस और माइनस इसके टर्मिनल्स हुआ करते हैं, ठीक है? और वोल्टेज का यूनिट वी यानी वोल्ट्स होता है। और करंट सोर्स जहाँ से हमें स्पेसिफिक करंट मिल रहा हो, करंट सोर्स, और इसके लिए आमतौर पे हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है? करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। तो आमतौर पे जो लीनियर सर्किट्स होते हैं उसके अंदर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यानी रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्सेज होती हैं, करंट सोर्सेज होती हैं, ठीक है? इस तरह अगर आपको कोई सर्किट नज़र आए जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हों, या हम यूँ कह सकते हैं कि आपको ये डिटर्मिन करना होगा सर्किट लीनियर है या नहीं कंपोनेंट्स को देख के, तो आमतौर पर इस तरह के सर्किट्स जो लीनियर सर्किट्स होते हैं उसमें इस तरह के कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें नॉन लीनियर की तो खैर नॉन लीनियर हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुख्तसर बता देता हूँ कि अगर किसी सर्किट में फॉर एग्जांपल डायोड यूज़ हो रहा हो, ठीक है, डायोड यूज़ हो रहा हो जिसका सिंबल कुछ इस तरह होता है, या किसी सर्किट में ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा हो जिसका सिंबल आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा हो, तो ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं नॉन लीनियर सर्किट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट आमतौर पे लीनियर सर्किट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं और ये हम नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अब सर्किट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आगाज़ कर रहे हैं चार्ज से। आप लोगों ने चार्ज पार्टिकल्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है? तो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसको हम, मैं इसको फॉर्मली पहले लिख देता हूँ। चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी of the atomic
particle that causes it to experience a force। ठीक है, तो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, एक खासियत का नाम है। और क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टी है कि जिन पार्टिकल्स के पास चार्ज होता है, जिन ऑब्जेक्ट्स के पास चार्ज होता है, तो वो उन चार्ज की मदद से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप यूँ कह लें कि ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास चार्ज होंगे या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास चार्ज होंगे, वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते होंगे। ठीक है, तो चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का नाम है। आमतौर पे क्या होता है कि एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं, जबकि न्यूट्रॉन के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्जन की सलाहियत या कैपेबिलिटी जो है वो नहीं होती। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज को आमतौर पे हम मेजर करते हैं कूलम्स में, और इसके लिए जो एसआई यूनिट यूज़ होता है वो कूलम होता है। लिहाजा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इसको आमतौर पे हम सी से लिखते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉन जो है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आमतौर पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस पर चार्ज की क्वांटिटी सेम होती है, लेकिन एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों पर सेम होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के पास चार्ज होता है 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सो चार्ज पार्टिकल्स आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, और इनकी जो वैल्यू होती है 1.602 एक्सपोनेंट -19 होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी है which is known as electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट से भी आप ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर होंगे। करंट का मतलब होता है आमतौर पे फ्लो या बह जाना, और इलेक्ट्रिक का वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए। ठीक है, तो चार्ज का बह जाना, फ्लो कर जाना, किसी कंडक्टर में मूव कर जाना, इन नटशेल हम कह सकते हैं कि ये कहलाता है करंट। तो इसकी मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले। The time rate of flow of charge। ठीक है, rate of flow of charge या the time rate of flow of charge, this is known as current।
फॉर एग्जांपल अगर एक कंडक्टर है, एक वायर है, एक कंडक्टर है, और हम उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें, ठीक है, यानी यूं कह लें ये एक वायर है जिसको आप सामने से देख रहे हैं। वायर तो जाहिर सी बात है इस तरह होती है, इस तरह की होती है। फॉर एग्जांपल ये वायर है, मैं इसको ज़रा विड्थ वाइज दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वायर है, और इस वायर का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अगर हम इस एरिया की बात करें इसकी, तो ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो किसी वायर या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर चार्ज पार्टिकल गुजर रहे हैं, ठीक है, तो एक सेकंड में जितने चार्ज पार्टिकल पास हो जाएंगे एक सेकंड में, तो टाइम रेट का मतलब है कि टाइम रेट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक सेकंड में जितने चार्ज पार्टिकल इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजर जाएंगे, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम मैथमेटिकली लिखते हैं स्मॉल आई से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है ये है डी डेरिवेटिव ऑफ क्यू डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ टी। तो आपने इंटरमीडिएट में करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्यू अपॉन टी। अब माशाल्लाह हम थोड़े से बड़े हो गए, हम मैच्योर हो गए, तो एक्चुअल इसका फॉर्मूला ये है डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये इसका फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका जो एस आई यूनिट होता है ये भी आपको आई होप याद होगा, एस आई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, ठीक है, जिसे आमतौर पे बाज़ जगहों पर हम सिंपल ए से ही लिख रहे होते हैं, ठीक है, ए से लिख रहे होते हैं, ठीक है। और एक एम्पेयर करंट का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर अगर एक कूलम चार्ज एक सेकंड में, एक सेकंड में, यानी मिसाल के तौर पे इस रीजन से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड के अंदर एक कूलम चार्ज गुजर गया, तो हम कहेंगे कि जो करंट है वो 1 एम्पेयर है, 1 एम्पेयर है। 1 एम्पेयर करंट का मतलब है कि एक सेकंड में एक कूलम चार्ज गुजर रहा है। अगर एक सेकंड में 5 कूलम चार्ज गुजर जाए तो हम कहेंगे करंट 5 एम्पेयर है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और ये इसका फार्मूला जो है ये भी हम आगे यूज़ करने वाले हैं एक्सटेंसिवली, तो इस फार्मूले को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें करंट की जो डायरेक्शन होती है उसकी, तो ये जहन में रखें कि डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको लिख देता हूँ, करंट is the direction of positive charge, यानी जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होती है वही डायरेक्शन जो है वो करंट की होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये, इसको हम कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है किसी सर्किट के अंदर, वही डायरेक्शन जो है वो करंट की भी होती है, ठीक है। आमतौर पर अब जब हम सर्किट्स को डील कर रहे होंगे तो हम दो तरह के करंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। पॉजिटिव करंट भी हमारे लिए होगा और नेगेटिव करंट भी हमारे लिए होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करने जा रहा हूँ। ये चीज़ अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, it plays a very important role in the circuit analysis। और सर्किट एनालिसिस में बहुत मरतबा इस तरह होता है कि
करंट की जो डायरेक्शन है अगर हम वो एप्रोप्रिएट ना लें तो फिर ऐसी सूरत में हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखें कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है मैंने बताया वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। किस तरह है, अब ज़रा इसको देख लेते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट भी है, मैं इसको नोट के फॉर्म में लिख देता हूँ। नोट, अगर हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हम ये अज्यूम करें कि एक वायर है, फॉर एग्जांपल ये वायर है, ठीक है, और इसके दो एंड्स हैं, एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है। एंड ए जो है वो मिसाल के तौर पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, और एंड बी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो मैंने आपको बताया कि करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और अगर करंट फ्लो हो रहा है मिसाल के तौर पर इसमें इस तरह, और मैं आपसे कहूँ कि जी फॉर एग्जांपल 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर में इस वक्त जो करंट है वो 1 एम्पियर है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं ए से बी की तरफ इस केस में, तो आप याद रखेंगे कि जो करंट आपको नज़र आ रहा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, मैं इसको 1 कह देता हूँ। करंट पॉजिटिव 1 एम्पियर है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, थ्रू द वायर। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं करंट, इसको हम पॉजिटिव करंट कह रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ये लेट्स से वायर है और इस वायर में फॉर एग्जांपल ये दो एंड्स हैं बी और ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, सॉरी चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह फ्लो कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ये है। तो इसका, और फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये करंट जो होगा ये नेगेटिव 1 एम्पियर करंट होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है कि नेगेटिव 1 एम्पियर करंट होगा अगर चार्ज फ्लो की जो डायरेक्शन है, बेटा अपने माइक बंद कर लें प्लीज। नेगेटिव 1 एम्पियर करंट होगा अगर चार्ज फ्लो जो है वो बी से ए की तरफ हो थ्रू द वायर। ठीक है, तो कन्वेंशन ये है, ये हम जहन में रखेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम करंट को पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम करंट को नेगेटिव लेंगे। जुनेद हसन जी बेटा पूछें, कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हमने इलेक्ट्रॉन्स तो सर ठीक है फ्लो करते हैं सर, उसको हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को हम करंट करते हैं सर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें सर, पॉजिटिव चार्जेस क्या है सर ये? हाँ ओके ओके, चले ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। माशाल्लाह सवाल पूछना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आप सबके जो सवालात हैं, मुझे 2-3 क्लासेस हो गई हैं लेते हुए, ये मेरे लिए थोड़े से अलार्मिंग इस तरह होते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर स्टूडेंट्स मैट्रिक में पूछते हैं, या फिर अगर मैट्रिक में नहीं पूछ पाते तो वो इंटरमीडिएट में वो चीज़ें कवर कर लेते हैं। बहरहाल अभी स्टार्ट है तो डेफिनेटली मैं नहीं चाहता कि आगे कन्फ्यूजन रहे, लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए था, इंटरमीडिएट में एटलीस्ट ये चीज़ें पता होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चले मैं इसको बता देता हूँ। इनका सवाल है, सवाल अच्छा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन्स तो चले फ्लो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो समझ में आता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो समझ में नहीं आता, तो इसको चले एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आप यूं कह लीजिए कि एक सरफेस है, और इस सरफेस के अंदर जो है वो एटम्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एक एटम ये है, एक एटम ये है, इस तरह हम 3-4 एटम्स या इससे कुछ ज़्यादा एटम्स कंसीडर कर लेते हैं।
अब फॉर एग्जांपल हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब आपको पता होगा, ऐसे एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ना हो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन हो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप अज्यूम कर लें कि यहाँ पर ये 3 ऐसे एटम्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, और ये बाकी ऐसे एटम हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। कुछ देर के लिए अज्यूम कर लें। आपको पता होगा कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, इसके पीछे भी लॉजिक है, खैर। सो हम अज्यूम करें कि ये वो एटम है जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये वो एटम है जिनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है जी। एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह इक्विवेलेंटली शो कर सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इधर गया, तो इसका मतलब है कि अब इस वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसका मतलब है इस पर चार्ज आ जाएगा, कौन सा, इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब अगर ये नेबरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इस वाले ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पर जो अपेरेंटली चार्ज आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। आप गौर कीजिए, जो पॉजिटिव इस जगह पर था वो यहाँ पहुंच चुका, और जो नेगेटिव इस जगह पर था वो नेगेटिव यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। आप इसको अगर आगे फर्दर बढ़ाएं, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाए तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्योंकि इसने लॉस कर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, अच्छा नेगेटिव चार्ज लेफ्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड की तरफ जाते जा रहे हैं, राइट। सो ये तो खैर बड़ा ही फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन था, आई होप ये क्लियर होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत बड़ा कोर्स कवर अप करना है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, और आपका जो कोर्स है वो जाहिर सी बात है उसमें ये एक अजम्पशन होती है कि आप इंटरमीडिएट पढ़ के आएँ। बहरहाल क्वेश्चन पूछ लिया करें, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छी बात है, बजाय इसके कि बाद में परेशानी हो, ठीक है। तो हम बुक की एक एग्जांपल करने जा रहे हैं, एग्जांपल 1.2, और मैं इस एग्जांपल को पहले लिख देता हूँ। द टोटल चार्ज entering a terminal is given by, चार्ज को Q से लिखते हैं और चार्ज हमें गिवन है 5t डॉट साइन 4 पाई t, एंड इसका यूनिट गिवन है मिली कूलम, ठीक है। और फिर आगे कहा जा रहा है कैलकुलेट द करंट एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि हम करंट को कैलकुलेट करें जब टाइम हमारे पास t की जो वैल्यू है वो 0.5 है, और इसके साथ साथ हमें चार्ज यानी Q की वैल्यू गिवन है। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा कि करंट को I से लिखते हैं, और करंट होता है द डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये है कि हमें डेरिवेट करना पड़ेगा इस चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d/dt
t of 5t into sin 4 pi t। अब दो तरीके हैं, या तो आप इस कांस्टेंट को बाहर ले जाएं, अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में u इंटू वी का फॉर्मूला। तो बेटा माइक प्लीज बंद कर दीजिएगा अपना जी। सो u इंटू वी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनका डेरिवेटिव लेना हो तो उसका तरीक़ेकार नॉर्मली ये होता है कि हम पहली वैल्यू को छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव ले लेते हैं सेकेंड वैल्यू का d ओवर डी टी साइन 4 पाई टी प्लस फिर सेकेंड वैल्यू को हम छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं हम फर्स्ट वैल्यू का विच इज 5t। ठीक है, अब ये 5t एज इट इज आ गया और साइन का जो डेरिवेटिव होता है ये आपने पढ़ा होगा कॉज होता है। सो कॉज 4 पाई टी, तो एक तो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है और उसके बाद डेरिवेटिव साइन या कॉस के एंगल पे अप्लाई होता है। तो इसका जो एंगल है ये है 4 पाई टी। ठीक है, प्लस ये वाला साइन एज इट इज आ जाएगा साइन 4 पाई टी और इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो जाहिर सी बात है 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर चला जाएगा, 5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और t का जो डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी, तो t का डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, लिहाजा 5 कांस्टेंट था, 5 को हम बाहर ले गए। अब अगर हम फर्दर देखें तो 5t और 4 पाई टी, तो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है, पाई कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है, तो 4 और पाई बाहर चले जाएंगे और t बच जाएगा, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, लिहाजा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 पाई बाहर चला गया cos 4 पाई t and the derivative of t with respect to t is 1 plus 5 sin 4 पाई t। सो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपको नज़र आ रहा है 5 4 20 हो जाएगा। तो हमारे पास जो करंट है उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 20 पाई टी। ठीक है, 4 को 5 से किया तो 20 पाई टी cos 4 पाई टी प्लस 5 sin 4 पाई टी। नाउ दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द करंट और हमसे कहा गया था कि हमें करंट फाइंड तो करना है, हमें करंट फाइंड करना है, लेकिन किस टाइम पर, हमें 0.5 सेकंड पे करंट को फाइंड आउट करना है। तो करंट का एक्सप्रेशन फाइनली आ गया, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और हम अब t की वैल्यू पुट t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ वहाँ 0.5 लिखेंगे। ठीक है, तो cos 4 पाई t की जगह 0.5 प्लस 5 sin 4 पाई, इसकी जगह भी 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास जो आएगी वो तकरीबन 31.42 आएगी और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। लेकिन ये याद रखें कि हमें जो चार्ज गिवन था वो कूलम्स में नहीं था, वो मिली कूलम में था। तो हमने क्योंकि मिली कूलम में चार्ज रखा है इसलिए जो आंसर आएगा वो मिली एम्पेयर में आएगा। और हम लोगों ने इंजीनियरिंग फिजिक्स में पढ़ा था कि जो मिली होता है, ये प्रीफिक्स हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है 10 की पावर -3। सो दिस इज द करंट एट टाइम 0.5 सेकेंड। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर 0.5 t की जगह आप 2 सेकेंड रख दें
यानी इतना टाइम ना गुजरा हो, बल्कि 2 सेकंड बाद आप देखें तो 2 सेकंड बाद करंट कुछ और आएगा, क्योंकि टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 5 सेकंड बाद करंट कुछ और आएगा। तो करंट जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे करंट चेंज हो रहा है, इसलिए करंट को हम कहेंगे इट्स अ वेरिएबल। और पीछे भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो सर्किट के वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो करंट इज अ वेरिएबल बिकॉज ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए करंट को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा। बुक मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आप बुक से हेल्प भी ले सकते हैं। एग्जांपल 1.2 है, ठीक है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो राइट, मैं क्विकली 2 क्वांटिटीज़ और हैं उनको भी ब्रीफली डिस्कस कर लूँ। हमने करंट को डिस्कस कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमने चार्ज को डिस्कस कर लिया, और हम अब क्विकली 1-2 क्वांटिटीज़ और हैं जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वांटिटी है जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, या इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वोल्टेज। ठीक है, सो इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन में लिख देता हूँ। द एनर्जी, या हम एनर्जी की जगह वर्क भी कह सकते हैं, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव a unit charge through an element in particular direction। ठीक है, आसान अल्फाज में किसी सर्किट में आप चार्ज को मूव करना चाहते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट या एलिमेंट से आप चार्ज को गुजारना चाहते हैं, आपको उस पर जितना काम करना पड़ेगा या जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं वोल्टेज, या उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एक एलिमेंट है, ठीक है, और इस एलिमेंट से, जिसको आमतौर पे हम लोड भी कह सकते हैं, ठीक है, इस एलिमेंट से हमने चार्ज गुजारना है, और फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है, यहाँ से गुजारना है चार्ज। ठीक है, यहाँ से चार्ज को गुजारना है, तो इस चार्ज को गुजारने के लिए, पास करने के लिए हमें उस पर जितना काम करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे वोल्टेज, या उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो ए बी के अक्रॉस, ए बी, ए से मुराद ये पॉइंट है, बी से मुराद ये पॉइंट है, ए से बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम डिफाइन करेंगे, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। ठीक है जी, चार्ज पर किया गया काम, डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका जो, या वोल्टेज, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है, इससे आप फैमिलियर होंगे, इसका ऐसा यूनिट जो है वो वोल्ट होता है। ठीक है, सो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया, सॉरी वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला भी आपको जहन में रखना है, जिस तरह हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा। और हम क्विकली, टाइम लिमिटेड है, हम क्विकली एक टर्म और देख लेते हैं, फिर डिटेल्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। ये टर्म है पावर। अब पावर की जो फॉर्मल डेफिनेशन है, द टाइम rate of expanding or
absorbing energy. ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पावर का भी, इसको हम काफ़ी डिटेल में आगे देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी एनर्जी वक्त के हिसाब से खर्च कर रहा है काम करने के लिए, या कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई भी एलिमेंट या तो एनर्जी एक्सपेंड कर रहा होगा या वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, कितनी एनर्जी काम करने के लिए वो खर्च कर रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं पावर। आपने इसको इस तरह पढ़ा होगा, W डिवाइडेड बाय T, लेकिन अब यहाँ पर एक डेरिवेटिव भी साथ आ जाएगा। सो dW डिवाइड बाय dt, दिस इज फॉर्मूला फॉर द पावर। ठीक है, और या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पावर इज V इंटू आई। V जो है वो हमारे पास वोल्टेज है। ठीक है, और I जो है वो हमारे पास करंट है। तो वोल्टेज और करंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास पावर होता है। इसका जो SI यूनिट होता है पावर का, ये आप सबकी नॉलेज में होगा, वॉट होता है। ठीक है, पावर हम दो तरह की लेंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पावर दो तरह की होगी। अगर पावर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पावर डिलीवर हो रही है, पावर इज बीइंग डिलीवर्ड। और एब्जॉर्ब बाय एलिमेंट। किसी एलिमेंट को हम पावर दे रहे हैं या वो एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में पावर पॉजिटिव ली जाएगी। और पावर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है पावर इज बीइंग सप्लाइड बाय द एलिमेंट। ठीक है, कोई एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके लिए पावर पॉजिटिव होगी, और अगर कोई एलिमेंट पावर जो है वो सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। जी सैयद मोहम्मद। Thank you, sir. Sir, why we use derivative word? डेरिवेटिव, सुभान अल्लाह, मतलब इट्स अमेजिंग फॉर मी एट एवरी No, इंस्टेंट। You sir. people amaze me because it's it's pretty much, I think, obvious why we use derivatives. But No, okay, doesn't matter. मतलब मैं आप सबको encourage करूँगा, yes you should ask rather कि आप इंजीनियरिंग में आगे बढ़ें और देन आपको डिफिकल्टीज का सामना हो, आपको पूछना चाहिए, डेफिनेटली पूछना चाहिए। ठीक है, सो डेरिवेटिव जो है वो, अब हम फिर मैथ्स में जाने जा रहे हैं तो मैथ्स की तरफ जाना पड़ेगा। बार डेरिवेटिव्स sir. इन अ शॉर्ट फॉर्म मैं बता देता हूँ, आप आंसर जो है ना, डेरिवेटिव्स हम आम तौर पर चेंज के लिए यूज़ करते हैं ना डेरिवेटिव्स। अब आपका सवाल ये था कि हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने इससे पहले जो क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं वो फिक्स हुआ करती थी, वेरिएबल फॉर्म में नहीं होती थी। अब जो क्वांटिटीज़ हैं वो वेरिएबल हैं। आप क्योंकि पहले बेसिक्स पढ़ रहे थे इसलिए आपको फिक्स वैल्यूज़ दी जाती थी। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता था एक सर्किट है जिसके अंदर करंट की वैल्यू 4 एम्पेयर है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल उसके अंदर चार्ज जो मौजूद है, जो फ्लो कर रहा है, वो 2 माइक्रो कूलम का कर रहा है। ये फिक्स वैल्यूज़ होती थी। और आपसे कहा जाता था कि जी फॉर एग्जांपल आप टी कैलकुलेट करें कि कितने टाइम में ये चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वैल्यूज़ फिक्स होती थी। अब वैल्यूज़ चेंज होंगी। करंट, आपको पता है रियल सर्किट जो होते हैं उनमें करंट की वेरिएशंस हो रही होती हैं, चार्ज की वेरिएशन हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह वोल्टेज की वेरिएशंस हो रही होती हैं। तो जो रियल सर्किट्स होते हैं उसके अंदर ये क्वांटिटीज़ जो है वो फिक्स्ड नहीं होती बल्कि ये वेरी कर रही होती हैं। और जब ये वेरी कर रही होती हैं यानी ये वेरिएबल्स बन जाते हैं, तो फिर वेरिएबल्स को डील करते हुए हम क्या करते हैं, उनमें चेंज फाइंड आउट करते हैं, कितना चेंज आ रहा है।
और चेंज के लिए फिर हम यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स। तो हम जो डेरिवेटिव्स यूज़ कर रहे हैं ना वो इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गौर करें, हमने पहला जो प्रॉब्लम किया उसमें हमें जो चार्ज गिवन था वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की फॉर्म में गिवन था और उसमें टी भी आ रहा था। इसका मतलब चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है, उसका जो 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 भी कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जी सैयद मोहम्मद। सर आप थोड़ा ऊपर कर दें, मुझे ना डेफिनेशन देखनी है पावर की। ओके ओके, आप देख लीजिएगा, आप वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम हो गया है और मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है, तो ज़रा क्विकली अटेंडेंस देख लेते हैं। जी सैयद आगा मोहम्मद। Present, sir. ओके, मुगीरा अहमद। मोहम्मद अरहम। Present, sir. ओके Mugira Ahmed present. ओके, शेख हमजा यासीन। Present. मोहम्मद उमर। Present, sir. सोहेब अहमद। सैयद मोहम्मद मुदस्सिर। मोहम्मद अली रिजवी। Present, sir. जुनैद हसन। मोहम्मद खालिद। Present, sir. मोहम्मद Present, sir. Present. अब्दुल्ला हसनी। उमैर। मोहम्मद तलहा रिजवान। Present, sir. हुज़ैफा बिन शौकत। अरशद अली। मोहम्मद अली। अब्दुल्ला सुहाग। Present, sir. मोहम्मद शहरियार। मोहम्मद अलियान। सैयद मोहम्मद हसन। सैयद मोहम्मद हबीब। राना तहसीन। प्रेजेंट सर। जाजेब अली। Present, sir. मोहम्मद अली। मोहम्मद आपने को मौजम। प्रेजेंट नहीं किया सर। सॉरी, आपने हबीब जिया को प्रेजेंट नहीं किया। ओके ओके, देख लेते हैं, उसको लेकर आऊँ। मोहम्मद अली नहीं है। मोहम्मद मौजम। Yes, sir. हबीब जिया प्रेजेंट है, ठीक है। मोहम्मद आसिम। अपने Present, sir. जी माइक्स बंद करते जाइएगा। तला तारिक। सैयद यूशा। Present, sir. सैयद अनस। Present, sir. Present, sir. मोहम्मद हमजा। जवाद खान। Present, sir. सैयद मुसब अली। Present. बेटा अपने माइक्स बंद कर लें प्लीज, माइक्स बंद कर लें। हमादुर रहमान। Present, sir. मोहम्मद यूसुफ। क्लास हो रही है। ऐशविन। Present, sir. तला उस्मानी। Present, sir. मोहम्मद हसन। मोहम्मद तलहा। Present, sir. सुमैर सुलेमान। जी मोहम्मद 12990, ठीक है। अच्छा जी, सुमैर सुलेमान प्रेजेंट है जी। मौजम का है। जी सर, मैंने आपको पूछना था कि दरअसल आपने वो पीछे बोला था कि फॉर्मूला